फ्रेंड्स, आज की जो मैं नई क्लास स्टार्ट करना चाह रहा हूं वो है क्विक रिवीजन के नाम से। इस क्लासेस के अंदर अपन कोशिश करेंगे कि जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनकी जो थ्योरी है वो थोड़ी बहुत हम रिपीट कर लें कि इस चैप्टर में ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है, तो उन पॉइंटों को मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन के रूप में जल्दी जल्दी बताऊंगा और वो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा जिन्होंने अभी ही तैयारी स्टार्ट की है। तो एक बार इस क्विक रिवीजन की क्लास को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है ज्यादा, इसीलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए क्विक रिवीजन की क्लास स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो आज का टॉपिक है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूं परमाणु संरचना। देखिए, परमाणु संरचना के अंदर जो एग्जामिनर है वो 8-10 तरह से क्वेश्चंस बना सकता है। तो सबसे पहले वाला जो क्वेश्चंस की स्टाइल उसकी होती है, देखिए मैं यूं नहीं कहता कि इनमें से कुछ आ भी सकता है और नहीं भी, लेकिन मेरा प्रयास ये रहेगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको एक बार मैं बता दूं कि आप एग्जाम में इन चीजों को पढ़ के जाएं, क्योंकि एग्जामिनर का जनरली ये ट्रेंड चलता है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और एक और बात, आज की जैसे मैं अभी एक ही क्लास डालूंगा परमाणु संरचना की, और आपको लगता है कि सर ये क्लासेस हमारे लिए फायदेमंद है, तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में लिख दें कि सर इन चैप्टर्स के आप जल्दी से शॉर्ट में हमें बता दीजिए कि क्या क्या पढ़ के जाना है। तो परमाणु संरचना के अंदर सबसे पहली जो प्रॉबिलिटी होती है क्वेश्चन बनने की वो ये है। सबसे पहली प्रॉबिलिटी, क्वेश्चन नंबर 1, जैसे आपको दे देगा 35 ब्रोमीन 80। अब आपको उसने एक एलिमेंट दे दिया 35 ब्रोमीन 80 और आपसे ये कह सकता है कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करें, इसमें प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। तो आप सबको पता है कि हम इस चीज को ZXA से कंपेयर करते हैं। ये जो नीचे लिखा रहता है ये परमाणु क्रमांक होता है, और परमाणु क्रमांक आपको ये बता देता है कि इस परमाणु के अंदर इतने प्रोटॉन हैं। और क्योंकि परमाणु उदासीन होता है, इसीलिए परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहने का मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या 35 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 35 है। और यदि हमसे कहा जाए कि आप इसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालें, तो आप सबको पता है इस द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक अगर घटा देते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाती है, यानी 80 में से अगर मैं 35 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या रहेगा, 45 रहेगा। इस तरह का परमाणु संरचना के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 बनने की संभावना है, क्योंकि ऐसा आपसे पिछली बार पूछा जा चुका। 2 एलिमेंट दे दिए और पूछा गया था कि इनके न्यूट्रॉन की संख्या का अनुपात निकालें। कुछ भी नहीं था, ए में से जेड को घटा दीजिए तो एक का न्यूट्रॉन आ गया था, दूसरे में से घटा दीजिए तो दूसरे का न्यूट्रॉन आ गया था। तो क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा जो क्वेश्चन है एग्जामिनर जो आपसे पूछता है जनरली, वो आपसे एग्जामिनर पूछता है विद्युत चुंबकीय तरंगे। सेकंड हम बात करें तो सेकंड एग्जामिनर की पसंद होती है आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर पुराने मॉडल्स के अनुसार विद्युत चुंबकीय तरंग। अब आप सबको पता है विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। विद्युत चुंबकीय तरंगे होती, इनमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र इनसे संबंधित होता है जो परस्पर एक दूसरे के लंबवत होता है। और जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है वो प्रकाश के वेग से क्या होती है, गतिमान होती है। अब कुछ विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जिन पर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, उनका आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। सबसे पहले कास्मिक किरणें, सेकंड नंबर पर गामा किरणें, थर्ड नंबर पर एक्सरे, फिर यूवी, फिर दृश्य क्षेत्र की किरणें, फिर अवृत्त क्षेत्र की किरणें, फिर सूक्ष्म तरंगे और फिर रेडियो तरंगे। ये कुछ विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जिनके संचरण के लिए आपको पता है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब आप सबको दिख रहा है ये सब तरंगे हैं, तो इन तरंगों में कुछ ना कुछ अंतर होना चाहिए कि भाई इसका नाम रेडियो तरंग है,
इसका नाम सूक्ष्म तरंग है। तो इन सबके लैम्डा के अंदर अंतर होता है। तो आरपीएससी दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछती है कि इनको लैम्डा के बढ़ते क्रम में अरेंज कीजिए। तो ये लैम्डा का बढ़ता हुआ क्रम है। सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य रेडियो तरंगों की होती है और सबसे कम तरंग दैर्ध्य कॉस्मिक किरणों की होती है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ चुके, याद रखें। एक्स किरणें थर्ड नंबर पे है, कबूतर का कै पहले नंबर पे है और लैम्डा सबसे ज्यादा रेडियो तरंगों की होती है। इसी क्वेश्चन को उल्टा भी करके पूछ सकता है न्यू और लैम्डा के रेस्पेक्ट में। आप सबको पता है रेडियो तरंगों की लैम्डा सबसे ज्यादा है, इसीलिए इसकी आवृत्ति सबसे कम है, और जो कॉस्मिक किरणें हैं इसकी लैम्डा सबसे कम है, इसीलिए इसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा है। तो दूसरे नंबर का एग्जामिनर का जो पसंद होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग पर आपसे क्वेश्चन पूछती है, और इस तरीके से कोई सी भी तीन तरंगे उठा के ये पूछ लेती है कि इनको लैम्डा के बढ़ते क्रम में अरेंज कीजिए, या ऐसा पूछ लेती है कि इनको आवृत्ति के बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में अरेंज कीजिए। दूसरा क्वेश्चन परमाणु संरचना पढ़ते समय आप थोड़ा सा अंतिम टाइम पर इन क्वेश्चंस को देखेंगे। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो परमाणविक मॉडल्स की। परमाणविक मॉडल के अंदर जो पहला मॉडल है वो नील्स बोर का मॉडल, वो आपको अच्छे से याद करना। उसका कारण यह है कि जो नील्स बोर का मॉडल है वो ना केवल केमिस्ट्री में बल्कि फिजिक्स में भी है। तो नील्स बोर के मॉडल पर तो क्वेश्चन आने ही। आप सबको पता है ये बात चलने लगी कि परमाणु किस तरह का होता है, इस पर अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है कि ये इस तरह का होता है, इस तरह का होता है। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो मॉडल है वो आप सबको पता है नील्स बोर का मॉडल है। नील्स बोर के मॉडल पर पहला क्वेश्चन ये बनता है कि नील्स बोर का मॉडल किन पर लागू होता है। तो नील्स बोर का मॉडल उन्हीं पर लागू होता है जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, यानी नील्स बोर का मॉडल उन परमाणु या आयनों के लिए लागू होता है जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है नील्स बोर का मॉडल क्या है, नील्स बोर का मॉडल निम्न में से किस पर लागू होगा। तो उन परमाणु या आयनों पर लागू होता है जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है। कहने का मतलब हाइड्रोजन पर लागू है, He+ आयन पर लागू है, Li+2 आयंस पर लागू है, इस तरीके के आयंस पर लागू है जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। दूसरा नील्स बोर के मॉडल पर जो क्वेश्चंस पूछता है वो इस फॉर्मूले पर आता है mvr = NH/2। ऐसा क्वेश्चन आपसे लैब असिस्टेंट के अंदर भी पूछा गया था कि अब आप सबने नील्स बोर के मॉडल्स में नील्स बोर की अवधारणाएं पढ़ी होगी, और एक अवधारणा पढ़ी होगी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जहां इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज हो। तो दूसरा क्वेश्चन इस पर एग्जामिनर पूछ लेता है, जैसे आपसे कहेगा 5वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा। कोणीय संवेग निकालने का फॉर्मूला mvr है, चाहे आप NH/2π से निकाल लीजिए। 5वीं कक्षा का मतलब यह है कि आपको यहाँ 5 रखना है, n की जगह 5 रखना है। तीसरी कक्षा कहे तो 3 रखना है, चौथी कक्षा कहे तो 4 रखना है। तो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है वो नील्स बोर के मॉडल पर यह बनता है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन जो बनता है नील्स बोर के मॉडल ने, नील्स बोर ने फिर कुछ एप्लीकेशंस बनाई थी। जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, आखिरकार उस इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी कितनी है, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आप सबने फॉर्मूला पढ़ा होगा R = 0.529 इंटू n² Z एंगस्ट्रॉम। एग्जामिनर इस पर क्वेश्चन पूछ लेता है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया हुआ है सेकंड ग्रेड में कि R और N में क्या रिलेशन है। आपको दिख भी रहा है कि जैसे जैसे N का मान बढ़ेगा वैसे वैसे साइज बढ़ती चलेगी। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन अगर यहां होता तो N का मान कम होता तो ये R छोटी होती, N का मान बढ़ेगा तो वैसे वैसे R का मान भी बढ़ेगा। इसी पर एक क्वेश्चन और बन सकता है Rn = R1 × n²। इस फॉर्मूले पर वो आपसे कह देगा कि जैसे हाइड्रोजन परमाणु है, इसकी पहली कक्षा की त्रिज्या x है, तो बताओ इसके तीसरे कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। तो 3 का स्क्वायर 9x हो जाएगी। यानी आपको पहली कक्षा की त्रिज्या दे देगा, कह देगा ये आयन है, इसके पहले कक्षा की त्रिज्या ये है, तो बताओ चौथे कक्षा की त्रिज्या क्या होगी, R4 क्या होगा। तो 4 का स्क्वायर कर दो, उससे गुणा कर दो। अगला जो फॉर्मूला बनता है वो आपको पता है वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है v = 2.18 इंटू 10⁸ Z/n सेंटीमीटर/सेकंड। इस तरह के क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा कि मान लीजिए हाइड्रोजन परमाणु है
और इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का वेग बताएं। तो जेड परमाणु, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, एन का मान क्या लगा दोगे 1, क्योंकि पहली कक्षा है। तो ये इलेक्ट्रॉन की वेग निकालने का फॉर्मूला है कि ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका किसी कक्षा में वेग कितना है। तीसरा जो फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, वो एनर्जी बेस पूछ सकता है, E इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इस पर भी क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में है, तो यहां पर इसकी कुल ऊर्जा कितनी होगी। तो आप n का मान 1 लगा देंगे, z का मान 1 लगा देंगे, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो आपसे कहेगा दूसरी कक्षा में ऊर्जा कितनी होगी, तो आप 4 का भाग लगा देंगे हाइड्रोजन परमाणु के रेस्पेक्ट। इसी पर ये वाला क्वेश्चन भी कई बार बन जाता है, वो हमें पहले कक्षा की ऊर्जा दे देता है और पूछता है इसके दूसरे कक्षा की ऊर्जा क्या होगी, तीसरे कक्षा की ऊर्जा क्या होगी। तो फॉर्मूला लगाते हैं E1 अपॉन एन स्क्वायर, E1 अपॉन एन स्क्वायर। जैसे आपसे कह देगा हाइड्रोजन परमाणु है, इसके पहले कक्षा की त्रिज्या -13.6 है, तो बताओ इसके दूसरे कक्षा की ऊर्जा क्या होगी। तो -13.6 में आप किसका भाग लगा देंगे, 4 का। तो ये थोड़े से क्विक रिवीजन वाले फॉर्मूले हैं जिनको एग्जाम टाइम में आपको जल्दी जल्दी देख के जाना है, और ये फॉर्मूले डायरेक्ट आते हैं। और ये आपको एक छोटी सी 1 पेज या 2 पेज की कॉपी, 1 पेज में सारे जो आज मैं बोल रहा हूं वो सारा 1 पेज में आ जाएगा, और एग्जाम वाले दिन इनको जल्दी जल्दी जो अपन को टाइम मिले उस दिन इनको फटाफट देख के चला जाना है। तो देखो अभी तक बहुत छोटी सी बात बताइए, सबसे पहले समझ में आ गया होगा 35 ब्रोमीन 80, ऐसा क्वेश्चन न्यूट्रॉन की संख्या पूछे तो इसमें से इसको घटा देना। कोई सी भी 3 तरंगे दे देगा, आपसे पूछेगा इनको लैम्डा के क्रम में बताएं या आवर्ती के बढ़ते क्रम में। सबसे ज्यादा जो विद्युत चुंबकीय तरंग जिसकी लैम्डा होती है वो रेडियो तरंग, सबसे कम कास्मिक किरण। लैम्डा और आवर्ती हमेशा एक दूसरे के इनवर्स है, जिसका लैम्डा ज्यादा है उसकी आवर्ती कम। कई मॉडल्स हैं जिनमें नील्स बोर का मॉडल पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, उन पर ही लागू जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन। MVR बराबर NH अपॉन 2 पाई समझ में आ गया होगा। 5वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, तो यहां 5 लगा देंगे। इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी क्या है, 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। पहले कक्षा की त्रिज्या दे दे, दूसरे की पूछे तो 2 का स्क्वायर, तीसरे की पूछे तो 3 का स्क्वायर। वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला 2.18 इंटू 10 की पावर 8 जेड अपॉन एन सेंटीमीटर पर सेकेंड। एनर्जी निकालने का कहे -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। पहले कक्षा की ऊर्जा दे दे, दूसरे की पूछे तो 4 का भाग लग जाएगा। पहले की दे दे और कह दे कि इसके तीसरी कक्षा की ऊर्जा क्या होगी, तो 9 का भाग लगेगा। देखिए ये क्विक रिवीजन रहेगा, इसमें बहुत फास्टली मैं बोलूंगा, तो जिन्होंने पढ़ रखा है उनका जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाएगा, बस ये बेनिफिट होगा। और कोई नया व्यक्ति एकदम समझना चाहे तो वो एकदम नहीं समझ पाएगा। अब हम आधुनिक मॉडल्स की बात करते हैं। तो आधुनिक मॉडल्स के अंदर जो सबसे ज्यादा एग्जामिनर पूछता है वो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य पर पूछता है, और उसका फॉर्मूला आप सबको पता है, लैम्डा बराबर H अपॉन mv होता है। आपसे कह देगा इस पर 2 तरह से क्वेश्चन, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य पर 2 तरह से क्वेश्चन आता है। एक तो आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा, 4 पार्टिकल्स दे देगा और पूछेगा किसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में आप मास से आंसर देंगे, जिसका द्रव्यमान कम है उसकी लैम्डा सबसे ज्यादा है। जैसे हमेशा ध्यान रखें 2-3 चीजें, एक तो अल्फा कण। अल्फा कण पर आप सबको पता है जो आवेश होता है वो +2, और इसका जो द्रव्यमान माना जाता है वो 4 eV। एक आप याद रखें बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जैसा है, आवेश -1 और द्रव्यमान 0। आपको ऐसे 3-4 पार्टिकल दे देगा। प्रोटॉन, प्रोटॉन पर आवेश भी 1 इकाई और द्रव्यमान भी 1 eV। इस तरह
आपको 3-4 पार्टिकल दे देगा और पूछ लेगा बताओ इसमें डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य किसकी ज्यादा है, तो फिर आंसर m से कम, जिसका m कम है उसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है। दूसरा न्यूमेरिकल बेस दे देगा, क्या देगा, एक गेंद है इतने ग्राम की और तो आप इसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात करें। तो उस समय आपको ऑप्शंस में देखना है आंसर किस में पूछा गया है। अगर आंसर मीटर में पूछा जा रहा है तो h का मान 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, द्रव्यमान भी किलोग्राम में लगेगा, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में लगेगी। अगर लैम्डा हमें सेंटीमीटर में दे रखा है तो h का मान 6.6 इंटू 10⁻27 अर्ग सेकेंड लगाएंगे, द्रव्यमान ग्राम में लगाएंगे और वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकेंड में लगाएंगे। दूसरा आप सबको पता है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत पर फॉर्मूला पूछ सकता है, डेल एक्स मल्टीप्लाई डेल पी ग्रेटर या बराबर किसके होता है, h/4π। इस पर भी एग्जामिनर आपको क्वेश्चन बना सकता है, न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन दे सकता है, डेल एक्स मल्टीप्लाई डेल पी ग्रेटर या बराबर h/4π के, और आप सबको पता है ये हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है। तीसरा पूरी प्रोबेबिलिटी है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पर क्वेश्चन आने की, उसका फॉर्मूला आपको पता है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़ के जरूर जाए, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी साई बराबर 0। ये आप सबको पता है ये श्रोडिंगर तरंग समीकरण है जो नाभिक के चारों ओर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को बताता है। और मैंने कहा था इन तीनों में मैं साई को कॉमन ले लूंगा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर की जगह एक ऑपरेटर लिख दूंगा जिसे बोलते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर 0। उम्मीद करता हूं यह फॉर्मूला आप अच्छे से याद करके। इसके बाद अगली जो पॉसिबिलिटी बनती है वो क्वेश्चन बनता है क्वांटम संख्याओं पर। क्वांटम संख्या के अंदर सबसे पहली क्वांटम संख्या आप सबको पता है मुख्य क्वांटम संख्या होती है, और मुख्य क्वांटम संख्या को हम सबको पता है किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से। यह हमें परमाणु के साइज के बारे में बताती है। ये जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है ये आप सबको पता है परमाणु के साइज के बारे में बताती है। आप सबको पता है जैसे ये जो n का मान होता है, जैसे मान लीजिए n बराबर 4, तो आप सबको पता है n बराबर 4 का मतलब ये है कि ये चौथी कक्षा की बात कर रहा है। ये जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है n का जो मान होता है, सबसे पहली क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या, n का मान आपको पता है 1 से लेकर अनंत तक हो सकता है। n का प्रत्येक मान आपको पता है कक्षा के बारे में जानकारी देता है, यानी कि ये कौन सी कक्षा की बात कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में। हर कक्षा उपकोषों से मिलकर बनी होती है। जो n का मान होता है उतने ही उसमें उपकोष होते हैं, 4s 4p 4d और 4f। ये उपकोष है 4, और हर उपकोष के अंदर कक्षक होते हैं, एक s कक्षक, p उपकोष में 3p कक्षक, d उपकोष में 5d कक्षक और f उपकोष में 7 कक्षक। अब यहां पर दो तरह से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा। आपसे पूछेगा कि किसी कक्षा के अंदर, जैसे चौथी कक्षा है, चौथी कक्षा में कितने कक्षक होंगे, तो फॉर्मूला लगा देना है n स्क्वायर, यानी चौथी कक्षा में टोटल कितने कक्षक हैं, 16। गिन भी सकते हो, 1 3 और 1 4, 5 और 4 9, 9 और 7 16। तो किसी n का मान दे रखा होगा, बोलेगा इस कक्षा के अंदर बताएं कितने कक्षक हैं, तो फॉर्मूला n स्क्वायर। पूछेगा चौथी कक्षा में आप अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हो, तो फॉर्मूला लगाना है 2n स्क्वायर, यानी किसी कक्षा के अंदर कक्षक कितने हैं, तो n स्क्वायर, और किसी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, तो फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर, यानी चौथी कक्षा में अधिकतम हम 32 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो ये आपको n के अंदर याद रखना है। दूसरी जो क्वांटम संख्या होती है वो आप सबको पता है दिग्गंसी क्वांटम संख्या है, जिसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, और L का जो मान होता है वो 0 से n-1 तक।
और हमेशा मुख्य क्वांटम संख्या का मान L से बड़ा होता है। इस पर इस तरह से क्वेश्चन आता है दिग्गंसी क्वांटम संख्या पर। अब आपको पता है प्रत्येक उपकोष के लिए L का मान निश्चित होता है। जनरली S उपकोष, P उपकोष, D उपकोष, F उपकोष और G उपकोष। S उपकोष के लिए L का मान G, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3 और G के लिए 4। अगर हमसे पूछे कि P उपकोष में कितने कक्षक हैं, P उपकोष में कितने कक्षक हैं, तो किसी उपकोष में कक्षक निकालने का फॉर्मूला होता है 2l+1। तो आप सबको पता है L का मान 1 है, तो इसका मतलब P उपकोष में 3 कक्षक हैं, Px, Py, Pz। D उपकोष में कितने कक्षक हैं, तो 2 दूनी 4 और 1 5, तो 5 कक्षक है। समझ में आ गया होगा। F उपकोष में कितने कक्षक हैं, 3 दूनी 6 और 1 7। G उपकोष में कितने कक्षक हैं, 4 दूनी 8 और 1 9। अब आप सबको पता है S उपकोष में अधिकतम हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, P में 6 भर सकते हैं, D में 10 भर सकते हैं और F में 14 अधिकतम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10, 4f14। भरते नहीं भरते ऐसा? तो किसी उपकोष में आप अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, तो इस फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 ब्रैकेट में 2l+1 इस तरह से, यानी फॉर्मूला हो जाएगा 4l+2। ये थोड़ा सा क्विक रिवीजन वाली क्लास है, आधा पौन घंटे में पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर हो जाएगा, बशर्ते आपने पहले पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी होगा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, आपसे कह देगा 3p के अंदर 3p कोई कक्षक दे देगा और कहेगा n व l के मान बताएं। यानी इस 3p कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए n का क्या मान लिखोगे और l का क्या मान लिखोगे। तो ये n का मान होता है, n का मान 3 और p उपकोष के लिए l का मान अभी भी बताया था 1। जैसे आपसे कह देगा 4s कक्षक के लिए, जैसे लास्ट ईयर पूछा गया था सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, तो सोडियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है 3s1, 1s2 2s2 2p6 3s1। इसके लिए n का मान क्या लिखोगे 3 और हर उपकोष के लिए l का मान होता है वो कितना लिखोगे 0। s उपकोष के लिए l का मान 0। तीसरी जो क्वांटम संख्या होती है वो आप सबको पता है कौन सी क्वांटम संख्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या है। और चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान कक्षकों के लिए होता है और m का जो मान होता है वो आप सबको पता है -l से कहां तक होता है, +l तक। जैसे सपोज करो मैं आपको इस पर क्वेश्चन बनाऊं, कैसे बनेगा। 3p कक्षक है तो इसके लिए आपको दिख रहा है n का मान तो 3, p उपकोष के लिए l का मान 1 और इसके लिए m का मान मतलब p उपकोष के अंदर 3 कक्षक है px py pz, तो उनके लिए m का मान क्या क्या हो सकता है, तो m का मान -1 0 और +1, इनमें से कुछ भी हो सकता है। यानी ये जो क्वांटम जो एनएलएमएस लिखा होता है ना वो पर्टिकुलर एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा होता है। जैसे वो कह देगा कि इस यानी 3p उपकोष है, अब 3p उपकोष के अंदर 3 कक्षक होते हैं, आपको पता है px py pz। अब आपको ये पता नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है, समझ में आ गया। तो n का मान तो 3, l का मान 1, अब ये 3 कक्षक है तो m का मान -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और +1 भी हो सकता है। चौथी क्वांटम संख्या आपको पता है चक्रण क्वांटम संख्या होती है। s का मान या तो +½ होता है या s का मान -½ होता है। जनरली ये आपको इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो s बराबर +½ कर देते हैं और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो s बराबर -½ कर देते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे आप-बाऊ का नियम। देखिए ऐसा ही हो पाएगा फटाफट वाली क्लास में। अब मैं इतना ना आपके पास टाइम है ना मेरे पास टाइम, बस हम फटाफट बात करेंगे। आप-बाऊ नियम आपको ये बताता है कि परमाणु के अंदर आप इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, भरते हो ना 1s2 2s2 2p6, ये आप-बाऊ बताता है। वो ये कहता है कि जो आप इलेक्ट्रॉन भरोगे ना वो ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरोगे, यानी पहले उसमें भरोगे जिसकी ऊर्जा कम है, उसके बाद ज्यादा वाले। आप-बाऊ नियम के अंदर 2-3 नियम आते हैं। सबसे पहला नियम आता है पाउली का नियम। अब पाउली का नियम ये कहता है कि जैसे परमाणु में आपने इलेक्ट्रॉन भर दिए तो परमाणु में कोई से भी 2 इलेक्ट्रॉन उठा लीजिए आप, उन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं होगा।
पाउली ही कहता है कि किसी कक्षक में आप अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो और उनके इलेक्ट्रॉन का चक्रण कैसी दिशा में होगा, विपरीत दिशा में होगा। फर्स्ट पीरियड में लास्ट ईयर पूछा गया था कि परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं होगा, यह बात कौन करता है, पाउली। सेकंड नियम है हुंड का नियम। हुंड का नियम आपको पता है, जैसे नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन खींचे 1s2 2s2 2p3, तो हुंड का नियम ये कहता है जैसे p उपकोष 3 कक्षकों से मिलकर बना हुआ है, px py pz। तो हुंड का नियम ये कहता है कि अगर कोई उपकोष कई कक्षकों से मिलकर बना हुआ है तो पहले तो आप सभी के अंदर समान चक्रण वाला इलेक्ट्रॉन भरोगे और उसके बाद इलेक्ट्रॉन का युग्मन चालू करोगे। तो नाइट्रोजन परमाणु में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसकी पुष्टि हुंड के नियम से होती है। फास्फोरस 15 में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसकी पुष्टि भी किससे होती है, हुंड के नियम से। तीसरा नियम आप सबको पता है n+l का नियम है। n+l का जो नियम है वो आपको ऊर्जा के बारे में बताता है। अभी अभी हमने कहा था, आप बहु ये कहता है कि पहले आप इलेक्ट्रॉन उसके अंदर भरोगे जिसकी ऊर्जा कम है, तो इसका अनुसार पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरा जाएगा जिसके लिए n+l का मान कम है। जिसके लिए n+l का मान कम होगा उसकी ऊर्जा भी कम होगी। और किन्हीं 2 कक्षकों के लिए अगर n+l के मान समान आने लग जाएंगे तो फिर जिसके लिए n का मान कम होगा उसकी ऊर्जा कम होगी। क्या मतलब है, जैसे 4s और 3d है, पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरोगे, तो इसके लिए n तो 4, L0 तो इसके लिए n+l हुआ 4, इसके लिए 3, d के लिए l का मान 2, तो इसके लिए n+l का मान 4 है, इसके लिए 5 है। n+l का मान इसके लिए कम है तो इसकी ऊर्जा कम है और 3d की ऊर्जा ज्यादा है, यानी इसकी ऊर्जा कम है और इसकी ऊर्जा ज्यादा है, तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे फिर इसमें भरेंगे। मान लो ऐसी स्थिति आ जाए 6s 5p और 4d, n तो 6, ये 0, ये 5, इसके लिए l1 4, तो तीनों के लिए n+l की वैल्यू 6 6 6 आएगी। तो फिर उस स्थिति में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 4d में भरा जाएगा, फिर आप n को पकड़ोगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 5p में भरा जाएगा और उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा, 6s में। ये आपके किसका नियम है, n+l का नियम। समझ में आ गया होगा। इसके बाद एग्जामिनर आपसे 2 चीजें और पूछता है जनरली, एक तो पूछता है नोडीय तल, एक पूछता है नोडीय सतह, या इसी को बोलता है अरीय नोड। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है n-l-, और जो s कक्षक होते हैं जनरली उनके लिए अरीय नोड पूछे तो फॉर्मूला n-, p कक्षक के लिए अरीय नोड पूछे तो फॉर्मूला n-2। जैसे 3s है, 3s कक्षक, आपसे पूछे इसके लिए अरीय नोड या नोडीय सतह क्या होंगे, तो s है ना, तो फॉर्मूला लगाओगे n-1, यानी 3 में से 1 गया 2। p कक्षक के लिए पूछे, जैसे 2p के लिए पूछे अरीय नोड, तो n का मान 2, 2 में से 2 गया 0। इसी तरीके से नोडीय तल, नोडीय तल बराबर होता है l के। जैसे s कक्षक है तो उसके लिए 0 नोडीय तल, p कक्षक के लिए 1 नोडीय तल, d कक्षक के लिए 2 नोडीय तल और f कक्षक के लिए 3 नोडीय तल। देखिए ये आधा घंटे की जो मैंने क्लास ली है आज की, और आपको लगता है कि सर इस तरीके से हमें जल्दी आप बता दीजिए, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दें और क्लास को लाइक कर दें, तब तो मैं कल से कोशिश करूंगा। और वरना बिना मतलब आपका भी टाइम खराब ना हो और आपको लगता है कि नहीं सर ये यूजफुल रहेंगे, तो फिर अपन 2 चैप्टर एक साथ कल निपटा देंगे, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। थैंक यू आज के।